कात्सुमी ने अपनी सबसे खतरनाक सोनिक पंच तकनीक पूरी ताकत से इस्तेमाल की, फिर भी वह पिकल को हरा नहीं पाया। तब तक वह खुद को पिकल का शिकार बनने के लिए तैयार कर चुका था। अगले ही पल पिकल ने उसका हाथ बुरी तरह से फाड़ दिया। दर्द इतना भयानक था कि कात्सुमी बेहोश हो गया। जैसे ही पिकल उसे खाने वाला था, तभी मित्सुनारी ने आखिरकार कदम उठाने का फैसला किया। उसने रिंग के बाहर खड़े कर्मचारियों को इशारा किया कि पिकल को शांत करने के लिए इंजेक्शन तैयार रखें। लेकिन तभी डापो अचानक मित्सुनारी के सामने आ गया। उन बंदूकों को नीचे रख दो। सच में बुजुर्ग महोदय, आपने मुझे हैरान कर दिया। क्या आप सच में ऐसा काम करने वाले थे जिससे मेरे बेटे की इज्जत खराब हो जाए? लेकिन सबको हैरान करते हुए पिकल ने कात्सुमी को तुरंत नहीं खाया, बल्कि वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसके लिए प्रार्थना करने लगा। असल में जब पिकल प्राचीन युग में रहता था, तब डायनासोरों से लड़ना और उन्हें शिकार बनाकर खाना उसके लिए सामान्य बात थी। उसके दुश्मन विशाल आकार और जबरदस्त ताकत वाले होते थे। शक्तिशाली विरोधियों का शिकार करना ही पिकल के लिए गर्व की बात थी। लेकिन अब उसके सामने एक छोटा सा इंसान था जो आकार और ताकत दोनों में उससे बहुत कमजोर था। फिर भी उस इंसान ने ऐसी भयानक ताकत और हिम्मत से हमला किया था कि पिकल भी हैरान रह गया। भले ही पिकल इंसानों की भाषा नहीं समझता था, लेकिन वह समझ गया कि कात्सुमी ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। कात्सुमी की आत्मा ने पिकल का सम्मान जीत लिया था और पहली बार पिकल ने अपना पेट खाली रखते हुए वापस जाने का फैसला किया। इसके बाद कात्सुमी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कात्सुमी को एक हाथ खोने के बाद भी पिकल को हराने में असफल देखकर बाकी न्यू की अब उसकी बारी थी। इस लड़ाई में पिकल भले ही घायल नहीं दिख रहा था, लेकिन वह रिंग में घुटनों के बल बैठकर आसमान की तरफ दहाड़ रहा था, जैसे इस महान लड़ाई को याद कर रहा हो। अस्पताल में कात्सुमी को होश आ गया। रेजू ने उसके प्रदर्शन की बहुत तारीफ की। पिकल से सम्मान पाना हर मार्शल आर्टिस्ट का सपना था, लेकिन कात्सुमी ने विनम्रता से कहा कि अगर रेजू और काकू काओ की मदद नहीं होती तो वह ऐसा कभी नहीं कर पाता। तभी बाकी गुलाबों का गुलदस्ता लेकर अस्पताल पहुंचा। उसने गुलाब को हाथ में दबाकर उसकी खुशबू अपने हाथों में रगड़ी और धीरे से कात्सुमी के गाल पर हाथ फेरा। अब बारी बाकी की थी। वही अंडरग्राउंड चैम्बर में गया और अपने डेमन ब्रेन की मदद से पिकल की छवि बनाकर मानसिक लड़ाई की तैयारी करने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पिकल की लड़ने की शैली देखने के बाद भी बाकी उसके असली रूप की कल्पना नहीं कर पा रहा था। तभी रेजू अचानक बाकी के पास आया। उसके हिसाब से न वह और न ही कात्सुमी पिकल को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर कर पाए थे। यह सुनकर बाकी की लड़ने की इच्छा और भी बढ़ गई। वह खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि अब वह रिंग में जाकर उस असीम ताकतवर प्रतिद्वंद्वी से आमने सामने लड़ना चाहता था।